सर सैयद अहमद खान का सफ़रनामा, मुसाफिरान लंदन। अलीगढ़ तहरीक मुकामी या इलाकाई तहरीक नहीं थी, बल्कि ये तमाम अहले हिंदुस्तान, अमूमन हिंदुओं और ख़ुसूसन मुसलमानों के समाजी और तालीमी सुधार और तरक्की के लिए वजूद में आई थी। सर सैयद ने सिर्फ मुसलमानों की समाजी और तालीमी पसमानदगी की वजह से अपनी तवज्जो ज़्यादातर इन्हीं पे मरकूज़ की, जिसकी कमी से मुसलमान सबसे नीची सतह तक पहुंच गए थे। अकेला इंसान उनके वसी प्लान को पूरा नहीं कर सकता था। इसके लिए उनको हिंदुस्तान के लोगों का ताउन और माली इमदाद दरकार थी। इसके लिए उन्होंने सफ़र इंग्लिस्तान किया ताकि वो वहाँ के तालीमी और समाजी तरक्की देख सकें और लोगों को इंग्लिस्तान की सनती तरक्की बताएं। इंग्लिश कौम की तरक्की देखकर वो मुतासिर हुए और वो चाहते थे कि अहले हिंदुस्तान भी इसकी पैरवी करें। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाके वहाँ के निज़ाम तालीम को देखा ताकि वो हिंदुस्तान पहुँचकर अपने मुल्क की ज़रूरियात के लिहाज से यहाँ भी वैसे ही निज़ाम तालीम राइज करें। वो करीब 17 माह इंग्लिस्तान में रहकर और समाजी सुधार और एक यूनिवर्सिटी के क़याम का प्लान बनाकर हिंदुस्तान वापस हुए। मुसलमानों के समाजी और तालीमी मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक की इस्लाह दूसरे को नज़रअंदाज करके नहीं हो सकती थी। इसलिए सर सैयद ने दोनों की इस्लाह का बेड़ा एक साथ उठाया। जब वह मुसलमानों में समाजी इस्लाह की बात करते तो साथ ही साथ मुसलमानों में मगरबी उलूम के फ़रोग़ की भी बात करते थे और एक दूसरे के असरात का भी जायज़ा लेते थे। उन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के इस्तेमाल करने की कोशिश की और तहज़ीबुल अखलाक के ज़रिए मुसलमानों में सोशल रिफॉर्म और इसकी अहमियत का पैगाम भी उनको दिया। सर सैयद का सफ़र इंग्लिस्तान एक बड़ा कारनामा था। अमीरी के दिन ख़त्म हो गए थे और सर सैयद की हैसियत अब सिर्फ बरतानिया सरकार के एक मुखलिस खादिम की होकर रह गई थी। उन्होंने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और अपनी जायदाद को एक बड़ी रकम सूद पर 14 रुपया फ़ीसद गिरवी रख कर वो इंग्लैंड रवाना हुए। इंग्लैंड में तमाम चीज़ों का मुताला करने के बाद, जिसकी मुस्लिम माशरे को सख्त ज़रूरत थी, वो बड़ी उम्मीदों से अलीगढ़ वापस आए और 1875 में उन्होंने एक बहुत ही छोटा मदरसा स्कूल कायम किया। यही मदरसा 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हुआ और तरक्की की मनाजिल तय करके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। जिन परेशानियों से सर सैयद ने कॉलेज के लिए चंदा जमा किया और अपनी तहरीक को मजबूत किया, इससे उनके पुख्ता इरादों की निशानदेही होती है। प्रोफेसर P.K. अब्दुल अजीज़, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। गदर की हौलनाक तबाहियों ने यह बता दिया था कि हिंदुस्तानियों से अंग्रेज़ों का किसी मैदान में कोई मुकाबला नहीं, और अगर हिंदुस्तानियों को उनसे मुकाबला करना है तो उनके उलूम व फ़नून को हासिल करना होगा। बग़ैर इसके हिंदुस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हिंदुओं ने मगरबी उलूम की तरफ पहले ही अपना रुझान कर लिया था, लेकिन मुसलमान अपने दकियानूसी ख़यालात की बिना पर इन उलूम से परहेज़ करते थे और इसके लिए मुसलमानों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। सर सैयद ये समझते थे कि अगर मुसलमानों को तरक्की करना है तो मशरक़ी उलूम व फ़लसफ़े के साथ साथ उनको मगरबी उलूम भी हासिल करना होगा। इसलिए वो मुसलमानों की तालीमी इस्लाह में लग गए और उन्होंने मुसलमानान हिंद के लिए एक तहरीक चलाई जिसको अलीगढ़ तहरीक के नाम से मौसूम किया। सर सैयद का प्लान ये था कि अलीगढ़ की मरकज़ियत की बिना पर यहाँ एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिसमें मशरक़ी और मगरबी उलूम और साइंस की तालीम दी जाए। बनारस से सर सैयद बम्बई पहुँचकर उन्होंने अपना इंग्लिस्तान का सफ़र शुरू किया। रास्ते में जितने मुकामात आए और जहाँ जहाँ बहरी जहाज़ रुके उसके बारे में तफसीलात लिखी। विलायत की तरक्की देखकर सर सैयद बहुत मुतासिर हुए और खतूत से अपने दोस्तों को मुत्तला करते रहे। सर सैयद का क़याम वलायत में 17 माह रहा। यहाँ उन्होंने निज़ाम तालीम और समाज का गहरा मुताला किया और उससे मुतासिर हुए। हिंदुस्तान और इंग्लिस्तान का मवाजना किया
और दोनों के माशरत में बड़ा फ़र्क पाया और मुतअद्दिद खतूत हिंदुस्तान में लिखे कि दोनों मुल्कों की बोदोबाश में कितना फ़र्क है। इस सफ़रनामे की मुख्तसर तारीख़ ये है कि जब सर सैयद लंदन गए तो वहाँ से उन्होंने अपने हालात सफ़र मज़ामीन और खतूत की शक्ल में लिख कर अखबार साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ को भेजना शुरू किए, जो वहाँ मुसलसल छपते रहे। बाद में उन्होंने इन्हीं मज़ामीन को मुरतब करके अपने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में छापा। वो बुलंद मकासद जिनके लिए उस ज़माने में और उस माहौल में सर सैयद को इतना लंबा सफ़र इख्तियार करना पड़ा, वो ये हैं। मुसलमान बच्चों को जदीद तालीम से रोशनास कराने के लिए जिस आला पैमाने पर एक इस्लामी दरसगाह कायम करने का सर सैयद को ख्याल आया, इस ख्याल की उम्दा तौर पर तकमील उस वक्त तक ना हो सकती थी जब तक वो खुद विलायत जाकर वहाँ के तर्ज तालीम और उसूल तदरीस से बज़ाते खुद वाक़फियत बहम ना पहुँचाएँ। सर सैयद का ख्याल था कि चूँकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के हाकिम हैं, इसलिए उनकी हुकूमत ने मुसलमानों के लिए इज़्ज़त से रहना और अपनी तालीम, माशरे और तहज़ीब में तरक्की करना उस वक्त तक मुमकिन है जब वो उनसे अलग रहने की पॉलिसी तर्क करके ममासलत पैदा करें, उनसे बेगाना रहने के बजाय वहाँ मोहब्बत से रहें, जो अच्छी बातें हैं उनकी तकलीद करें ताकि अंग्रेज़ भी उनको मुअज़्ज़ज़, शरीफ और तालीमी याफ्ता समझें। मिस्र की रेल की तारीफ़ करके अफसोस करता है कि रेल का तमाम सामान फ्रांस और इंग्लिस्तान का बना हुआ है, मिस्रियों की कोई चीज़ बनाई हुई नहीं है। जब सर सैयद ने अपने सफ़र के ये हालात अपनी सख्त तनकीद के लिख कर अखबार साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ को भेजना शुरू किए और इसमें बिलकिस्त छपने लगे, तो यहाँ के रासुल अकीदा मुसलमानों में खलबली मच गई और एक तूफ़ान अजीम सर सैयद के मुलीदाना ख्यालात की नस्बत तमाम हिंदुस्तान में बर्पा हो गए। उलमाए कराम उन पे फतवे लेके बाहर आ गए और अखबारों में फतवे छपने लगे और ये यकीनी खबर सारे हिंदुस्तान में फैल गई कि सर सैयद विलायत जाके क्रिश्चन बन गया है और अब अपने गुमराह कुन मज़ामीन के ज़रिए हिंदुस्तान के सादा लो मुसलमानों को भी क्रिश्चन बनाना चाहता है। यह प्रोपेगेंडा इस ज़ोर शोर के साथ किया गया कि हिंदुस्तान के हर हामी और जाहिल शख्स तक भी ये इत्तला पहुँच गई कि सर सैयद अहमद ख़ान ईसाई हो गए हैं। मौलाना हाली ने एक नहायत दिलचस्प लतीफ़ा हयात जावेद में लिखा है, फरमाते हैं जिस ज़माने में सर सैयद को विलायत में CSI का लक़ब मिला, इसके कुछ दिन बाद राजा जे कृष्ण दास को भी यही खिताब हिंदुस्तान में बमुकाम अलीगढ़ में मिला था। जलसा बर्खास्त होने के बाद राजा साहब के तमाम दोस्त उनको मुबारकबाद देने लगे। सोसाइटी का एक नीम ख्वानदा मुलाजिम हर एक की ज़बान से CSI का लफ्ज़ सुनता था और नहायत ताजुब करता था। चुनांचे बाहर आकर दूसरे नौकरों से कहने लगा, अरे यारो, अजीब तमाशा है, सर सैयद अहमद ख़ान तो खैर लंदन गए थे, वहाँ जाके ईसाई हुए, मगर इन राजा साहब को क्या हुआ कि हिंदुस्तान ही में भरे जलसे के अंदर ईसाई बन गए। लोगों की ज़बान से जो बार बार CSI का लफ्ज़ सुनता था तो वो उसको ईसाई समझता था। अकबर इलाहाबादी ने भी इस मौके पर यह भक्ति कही, फजल खुदा से इज्जत पाई आज हुए हम CSI, शेख न समझे लोग अंग्रेजी, बोले हुए हैं हम ईसाई। सर सैयद ने जो कुछ लिखा था मुसलमानों की भलाई के लिए लिखा था और अपनी दानिश में उनको नेक मशवरे दिए थे। उनको क्या खबर थी कि वो भड़ों के छत्ते को छेड़ रहे हैं। इस मुखालफत से वो भड़क उठे और चूंकि अभी उनके कान ऐसी मुखालिफ सदाओं से कुछ ज़्यादा आशना ना हुए थे, इसलिए उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने नहायत नाराज़ होकर यह सफ़रनामा लिखना बंद कर दिया कि मुसलमान अपनी पस्ती की दर्द अंगेज़ दास्तान ना सुन सकेंगे। इसलिए जो सिलसिला सर सैयद ने अपने सफ़र के हालात का लिखना शुरू किया वो मुंतक़े हो गया। अगरचे सर सैयद ने अपने सफ़रनामे को हिंदुस्तान के मुसलमानों के एतराज़ात से नाराज़ होकर बीच में छोड़ दिया था, मगर मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक मुमकिन हो इस सफ़र के ज़्यादा से ज़्यादा हालात मुहैया हो जाएं और इस तरह सफ़रनामे की बहुत हद तक तकमील हो जाए।
इस कीमती तहरीर के अलावा, जिसमें सर सैयद ने अपने 6 माह के क़याम लंदन के हालात बड़ी खूबी से बयान किए हैं, मैंने इन तमाम खतूत के ज़रूरी इख्तसाबात भी शरीके अशात कर दिए हैं, जो सर सैयद ने अपने नहायत ही गहरे दोस्त मौलवी सैयद मोहम्मद अली नवाब मोहसिन मुल्क को लंदन से वक्तन फ़वक्तन लिखे, और जिनमें वहाँ के हालात नहायत पुरलुत्फ़ और दिलचस्प पैराए में तहरीर किए हैं। जिन मकासद के लिए सर सैयद ने यह सफ़र इख्तियार किया था और जिन वाक़यात और हालात से दौरान सफ़र में उनका साबका पड़ा, उनमें से हर वाक़या सर सैयद के लिए मुस्तकिल अज़ियत और तकलीफ़ का बाइस बन गया। जब वो किसी खुशी की महफिल में शरीक हुए तो उनके सामने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बदहाली की तस्वीर खिंच गई और वो आह भर के खामोश हो गए। मिस्री रेल के गैर मुल्की पुर्जे देखकर उनकी रूह तड़प उठी और फरियाद किए बगैर ना रहे। अंग्रेज़ों को उलूम व फ़नून में तरक्की करता देखकर हिंदुस्तानियों के मुतालिक वो फ़ौरन कहने लगे कि वो कौम कभी तरक्की की मंजिल पर कदम नहीं रख सकती जिसे उलूम व फ़नून उसकी अपनी ज़बान में ना पढ़ाए जाएं। जब किसी अंग्रेज़ की ज़बान से हिंदुस्तानियों की बुराई सुनी तो नहायत बुरा माना और इसे अपने अहले वतन की तौहीन समझा। जब यूरोप के शहरों की सफाई सुथराई का हाल लिखा तो साथ ही अपने मुल्क की अदम सफाई पे उनको रोना भी आया। जब पेरिस और इंग्लैंड के जगमगाते होटलों का नज़ारा किया तो अपने मुल्क का उनसे मवाजना करके बहुत रोए। जब किसी अंग्रेज़ को तासुब में डूबा हुआ देखा तो उससे किनारा कशी इख्तियार की। जब यूरोप के शुरफा और मुअज़्ज़िज़ीन के अखलाक और शराफत की तारीफ़ की तो साथ ही इस बात पे अफसोस भी किया कि हिंदुस्तानियों के अखलाक ऐसे नहीं। लंदन के करीब एक पुल को देखा तो बड़े दर्द से लिखा, इस पुल को देखकर खुदा की कुदरत और इल्म फ़न की क़ुव्वत का दिल पर नहायत असर होता है और इसी के साथ इस कौम की इज़्ज़त और क़द्र मंज़िलत और अज़मत और शौकत दिल में बैठती है, जिसने ऐसे ऐसे उम्दा और अजीब व गरीब काम दुनिया में किए हैं। और जब यह ख्याल होता है कि यह काम जिसने अंजाम देना शायद एक बादशाह की क़ुव्वत से भी खारिज था, सिर्फ रियाया की हिम्मत और सखाफ़त और इल्म व हुनर से अंजाम पाया है, तो इस कौम की और भी ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत दिल में नक्श पज़ीर होती है। और जब यह ख्याल आता है कि यह पुल न किसी बादशाह का किला है, न किसी अमीर का महल, न किसी बाप दादा का मकबरा, न किसी राजा बाबू की छतरी, तो क्या असर देखने वाले के दिल पे होता होगा, खुसूसन उस बदबख्त हिंदुस्तानी पे जो अपने मुल्क की बेहूदगी का जोश रखता है और इसके अवस अपने हमवतनों की सख्ती सहता हुआ और अपने हमवतनों को खुद गर्जी और नफ्स परवरी और हसद और तासुब के दरिया में डूबा हुआ यकीन करता हो। सर सैयद लिखते हैं, अब मैं अपने हमवतनों से नहायत अर्ज से पूछता हूँ कि ये लोग आदमी हैं या हम, जो सिर्फ हैवानों की तरह अपनी खुद गर्जी में मुब्तला हैं और फिर साहिब हिम्मत ऐसे हैं कि हर काम में कहते हैं कि गवर्नमेंट बंदोबस्त करे, लड़कियों को पढ़ाने का भी गवर्नमेंट बंदोबस्त करे, लड़कों के पढ़ाने का भी गवर्नमेंट बंदोबस्त करे, इनको उनका मज़हब सिखाने का भी गवर्नमेंट बंदोबस्त करे। अफसोस, सद अफसोस, हज़ार अफसोस, हकीकत में डूब बनने की जगह है। हम इस काबिल भी नहीं हैं कि किसी तरबियत याफ्ता मुल्क के लोगों को अपना मुंह दिखा सकें। सनत व हरफत में अहले यूरोप की तरक्की देखकर हैरान रह गए, मगर साथ ही आरजू की कि काश हमारे अहले वतन भी ऐसे ही होशियार, लायक और काबिल होते। गर्ज हर वाक़े से सबक सीखा, हर साने से इबरत पकड़ी, हर बात से नसीहत हासिल की और हर अमर से दर्स लिया। सर सैयद पे अपने लोगों ने जो तीर चलाए थे उस पर मलाल हुआ, लेकिन बावजूद इसके उनको उनकी भलाई और बेहतरी की बातें बताने से बाज ना आए। अपनी कौम की पस्ती, जहालत, तासुब, बुग़्ज़, अदावत, झूठी शेखी और फजूल फ़क्र व गुरूर पर बेशक बेहद रंज व अलम का इजहार किया, मगर उनकी फलाह व बहबूद में हमेशा हद्दुल वसा कोशिश और सही की। सर सैयद अहमद ख़ान का ये नापैद सफ़रनामा मंजर आम पे ना आ सकता था अगर ये उनकी जो मुतअद्दिद कीमती तहरीरें जो कि पुराने अखबारों के फ़ाइलों
और कदीम रिसालों की जिल्दों के पोशीदा ज़ख़ीरों में दबी पड़ी रहती हैं और कभी किताबी शक्ल में जमा और मुरतब होकर शाया नहीं हो पाती। ये सब खाकस्तार मोहम्मद इस्माइल पानीपती ने किया था। मुसाफिरान लंदन यानी सफ़रनामा सर सैयद अहमद ख़ान। सफ़रनामा सर सैयद अहमद ख़ान, हमारे एक दोस्त ने हमसे फरमाइश की है कि हम अपने सफ़र लंदन का हाल जहाँ तक कि हमने लिखा है तहज़ीबुल इखलाक में छाप दें, ताकि वो भी बतौर एक सफ़रनामे के तहज़ीबुल इखलाक के साथ यकजा हो जावे। आगाज़ सफ़र बनारस से रवानगी, उसके बाद इलाहाबाद में क़याम। पकी हुई मुर्गी की निस्बत मौलवी मेहंदी अली साहब ने दरियाफ्त किया कि मुसलमान की ज़िद की हुई है या नहीं। मालूम हुआ कि मुसलमान की ज़िद की हुई है। उसके बाद हम जबलपुर पहुँचे। 3 दिन और 3 रात बराबर चले और एक सख्त मुशक्क़त उठाकर 6 अप्रैल की शाम को नागपुर पहुँचे और रेल के स्टेशन के पास जो एक छोटा सा स्टेशन है गए। वहाँ देखा कि तमाम कमरे अंग्रेज़ों और मेमनों और बच्चों से भरे हुए हैं। एक छोटा सा कमरा कोने का और गोदाम के मकानों में कमरा जिसको मुसाफिरों के ठहराने के लिए दुरुस्त कर लिया था खाली है। हमने इन्हीं को गनीमत समझा और उसी में रुक गए। इलाहाबाद से जबलपुर तक का रास्ता, मैं कभी इलाहाबाद से जुनूब की तरफ नहीं गया था। जबकि हमने इलाहाबाद आधी रात के बाद छोड़ा और सुबह को आँख खुली तो एक नए किस्म का मुल्क और नए तरह की सरजमीन दिखाई दी। तमाम ज़मीन काली पथरीली थी, जा बजा पहाड़ों के टीले और कहीं कहीं कतारें नज़र पड़ने लगी। पत्थर की शहर पना भी बहुत खूबसूरत मालूम होती थी। सबसे ऊंचे पहाड़ के टिप्पे की चोटी पर महीर देवी का मंदिर था, जिसके नाम से ये बस्ती कहलाती है या बस्ती के नाम से वो देवी पुकारी जाती है। इसके बाद जबलपुर से नागपुर तक का सफ़र। जबलपुर से नागपुर तक का सफ़र बड़ी तकलीफ में तय हुआ। इसकी वजह यह थी कि बैलों पर सफ़र करना था और बुढ़िया आहिस्ता आहिस्ता चला रही थी। खाने की भी रास्ते में बड़ी तकलीफ थी और पानी की इससे भी ज़्यादा, क्योंकि खुश साली की वजह से कुएं खुश्क हो गए थे। और फिर नागपुर से बम्बई हम रेल पे सफ़र करके आए। उसके बाद उन्होंने बम्बई रेलवे की हालत बताई जो कि बहुत बुरी थी। हमें हर जगह गरीबी और रुपए की तंगी पाई गई। हिंदुस्तान में स्टेशनों पर पानी की सबीलों का इंतज़ाम और अपने अहले मुल्क की हालत पे अफसोस। सेठ साकिर ने इस स्टेशन पे धर्म के लिए सबील बनाई है और पानी पिलाने का बंदोबस्त किया ताकि मुसाफिरों और बिलखुसूस हिंदुओं को तकलीफ ना हो। और इसी सबब से ऐसा उम्दा सामान और ऐसा अच्छा ठंडा पानी है। जबलपुर से बम्बई तक तमाम जंगल और पहाड़ निहायत बेरौनक थे। दरख्तों में एक पत्ता भी न था, सिर्फ सूखी शाखें दिखाई देती थी। घास भी खुश्क हो गई थी। सामने जंगल और पहाड़ निहायत भयानक और वहशत खेज मालूम होते थे। मगर लोग कहते हैं कि बरसात में और अच्छे मौसम में बहुत खुशनुमा और सरसब्ज हो जाते हैं। जिक्र शहर बम्बई। बम्बई निहायत उम्दा और नफीस शहर है, निहायत बड़ी तिजारत गाह है। कोई भी इस शहर में हिंदुस्तानी शहर की नहीं है। बिल्कुल एक अंग्रेज शहर मालूम होता है। तस्वीरों में जो अंग्रेजी शहरों और बाज़ारों के नक्शे देखते हैं हू बहू इस वजह और इस कता का शहर है। सफाई भी अच्छी है। तमाम शहर में और तमाम मकानों में गैस की रोशनी है, मगर कलकत्ते की रोशनी गैस की यहाँ से ज़्यादा उम्दा है। हर मकान में तालाब का मीठा पानी नल और पंप के ज़रिए से पहुँचता है। बम्बई के मेमन और पारसी। इस शहर में गालबन तमाम मुल्कों के लोग मौजूद होंगे, मगर मेमन और पारसी यहाँ के बड़े अमीर आदमी हैं और सौदागरों में सेठ का लक़ब निहायत मोतबर और मुअज़्ज़ज़ गिना जाता है। बड़े बड़े पारसी भी अपने नाम के साथ सेठ का लफ्ज़ लगाते हैं। पारसियों की तरक्की। गर्ज यह कि बम्बई में मुझको पारसी बहुत पसंद आए। उन्होंने निहायत उम्दा तरह से कौमी तरक्की शुरू की है और जिस तर्ज पे कि बंगालियों ने कौमी तरक्की शुरू की है।
मेरी दानिश में पारसियों का तर्ज इससे नहायत उम्दा और काबिल तारीफ है, मगर अफसोस के मुसलमान हर जगह सबसे पीछे हैं। पर तुअज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। शिकर पानी के जहाज का जिसमें सर सैयद ने सफ़र किया। यह नहायत उम्दा जहाज है, लंदन में बना है। 1863 में बनना शुरू हुआ था और 1864 में तैयार होकर समंदर में डाला गया। 300 फीट लंबा और 48 फीट चौड़ा और 26 फीट गहरा है। 52,444 मन बोझ उठाता है। किसी कमरे में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 पलंग है। जो कमरा हमको मिला था इसमें 4 पलंग थे, 2 नीचे और 2 उनके ऊपर। कमरे में एक छोटी सी खिड़की समंदर की तरफ हवा के आने को है और इसमें समंदर की सैर भी बखूबी हो सकती है। मगर मुश्किल यह है कि शिद्दत हवा या तूफान के वक्त ये खिड़की बंद कर दी जाती है ताकि कमरे में पानी ना आवे। पानी के जहाज में दिन रात चलते चलते 17 अप्रैल 1869 को 7:30 बजे अदन पहुंचे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का मिजाज मुख्तलिफ था, लेकिन जहाज़ में सबका मिजाज नहायत अच्छा और बाइखलाक। अक्सर अंग्रेज़ नहायत इखलाक और मेहरबानी से पेश आते हैं। सुबह को अगर हम ख्याल नहीं होता तो ख़ुद पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं, हर मौके पे थैंक यू कहते हैं। लेफ्टिनेंट जी लॉरेंस साहब ये भी मेरे साथ पानी के जहाज़ में थे और लंदन जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, बल्कि कहा कि मद्रास के इलाके में मैं जो लोगों से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि दुनिया में 3 मज़हब सच्चे हैं, हिंदू, ईसाई, मुसलमान। क्या ये बात तुम्हारे नज़दीक भी सच है? ये सवाल करते ही खुद ही जवाब दिया कि मेरे नज़दीक तो सही नहीं, क्योंकि सही मज़हब सिर्फ एक ही होगा। मैंने कहा हाँ, मुताअद्दिद मज़हब जो मुख्तलिफ उसूलों पर मबनी होंगे सब सही नहीं हो सकते, बल्कि सब मज़हबों में सिर्फ एक ही मज़हब सही होगा या मुख्तलिफ उसूलों में एक ही उसूल मज़हब सही होंगे। इस पर बोले कि मेरे नज़दीक ईसाई मज़हब बिल्कुल सच्चा और सही है। मैंने कहा कि हर शख्स अपने मज़हब को ऐसा ही समझता है। कहने लगे कि और ठीक नहीं समझता। सर सैयद ने कहा, आपके ख्याल के सही होने और औरों की समझ के गलत होने की क्या दलील है? कहने लगे कि देखो, ईसाई कौम ने क्या कुछ किया। अंग्रेज़ों ने तमाम दुनिया की कौमों से ज़्यादा खुदा की मेहरबानी हासिल की है, इल्म और हुनर जैसा कि हमारे पास है दूसरी कौम के पास नहीं। हम ही को खुदा ने हिकमत अता की है। देखो इस पानी के जहाज़ को क्या किसी दूसरी कौम ने बनाया है? और ये किसकी हिकमत से चलता है? रेलगाड़ी की हिकमत और ताकत तुमने बखूबी देखी होगी। फौज की और जंग की बादशाही क़ुव्वत तमाम दुनिया में हमारी ही है और किसी की नहीं। अगर और कोई मज़हब सच्चा होता तो खुदा उस पर इस तरह मेहरबान होता। मैंने कहा कि ये सब बातें दुनिया के कामों से मुताल्लिक़ हैं, इनसे और मज़हब के सच्चे या झूठा होने से कुछ वास्ता नहीं। फिर मैंने कहा, यानी सर सैयद ने कहा, देखो खुदा ताला ने अपने नेक बंदे अय्यूब को और प्यारे जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में ज़रा भी जगह ना दी। नेक बंदों के लिए दुनिया नहीं है बल्कि दूसरी ज़िंदगी की नेमत है। ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। मैं समझा कि अब बात ख़त्म हुई, इसलिए कि आपस की सोबत और मुलाकात में मजहबी गुफ्तगू को नहायत नापसंद करता हूँ, बल्कि बरखिलाफ इखलाक के समझता हूँ। मगर अफसोस उनका इरादा इसके ख़त्म करना था। वो बोले, मैं तुमसे एक बात जो नहायत सच है और दीनी काम की है और जिस पर मुझको बखूबी यकीन है और मेरे दिल को बिल्कुल तसल्ली है, कहता हूँ कि बहिश का मिलना सिर्फ जीसस क्राइस्ट पर भरोसा रखने पर मुनसिब है और कोई राह नहीं। मैंने कहा, साहब मैं कह चुका हूँ, हर कोई अपने मज़हब पर ऐसे ही एतकाद रखता है,
बोले कि क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे ही भरोसा रखते हो जैसा कि मैं दिल से जीसस क्राइस्ट पर रखता हूँ? चूँकि उनका ये सवाल हमारे एतक़ाद मजहबी के किसी कदर बरखिलाफ था, क्योंकि हम किसी शख्स पे भरोसा नहीं रखते बल्कि खुदाए वाहिद पे भरोसा रखते हैं। इसलिए उसका जवाब देने में हमने थोड़ा सा तामुल किया और अपने दिल में यह ख्याल करके कि हर गाहे खुदाए वाहिद पे भरोसा हमको बज़रिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हासिल हुआ है, तो मजाजन हमको कहना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा रखते हैं कुछ मजाक का नहीं है। यह सोचकर मैंने जवाब दिया कि हाँ। इस पर वह बोले कि नहीं, तुमको दिली भरोसा और कामिल भरोसा नहीं है, इसलिए कि खुद तुम्हारी बात और जवाब से जाहिर होता है कि तुमको इस बात पे पूरा भरोसा और मजबूती नहीं है। मैंने कहा कि आपके सवाल में किसी कदर गलती थी। सुनिए कि मुझको इस बात पर कि बहिश्त और निजात हासिल होने के लिए बजाय इसके कि एक खुदा पर दिल से एतक़ाद रखना और उसी एक को पूजना जिस तरह के हमारे सच्चे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और कोई रास्ता नहीं। और मैं इस बात पे ऐसा यकीन रखता हूँ जैसा कि इस रोशन सितारे के जो हमारी आँख के सामने है देख रहा हूँ। ये सुनकर वो खामोश हो गए, थोड़ी देर चुप बैठे रहे और फिर उठ के चले। जहाज में ईसाइयों की नमाज। जहाज में भी इतवार के दिन इस तरह नमाज होती है जैसे खुश्की में। दस्तूर है कि अगर कोई पादरी जहाज में ना हो तो जहाज का कप्तान नमाज पढ़ाता है। जहाज की छत पे सब अंग्रेज जमा हो गए और कुर्सियों और बेंचों पर बैठ गए और मवाफिक अपने दस्तूर मज़हब के नमाज अदा की। मैं भी इसी मुकाम के करीब जहाँ नमाज होती थी खामोश मुअद्दब खड़ा था और कभी टहलने लगता था, क्योंकि खुदा का नाम हर तरह अदब के लायक है, और नमाज के अदा करने को देख रहा था और खुदा की बेनियाजी के शान पे ख्याल करता था कि अजीब बेनियाज और मुस्तगना है। सर सैयद अहमद ख़ान ने यहाँ पे नमाज से मुराद क्रिश्चियंस की संडे में जो इबादत करते हैं उसको यहाँ पे कहा है। उसको जहाज़ों की आपस में बातचीत का तरीका, ये बात अजीब और दिलकश है कि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ से बावजूद मीलों के फासले के बातचीत करते हैं। जहाज़ में ठीक रास्ता चलने के लिए मुतादिद कुतुबनुमा लगे हुए होते हैं। एक जगह कप्तान या अफसर रात बराबर खड़े रहते हैं और हर दम कुतुबनुमा के दर्जे देखते रहते हैं। अगर ज़रा भी जहाज़ का रुख गलत फिरा, उसी वक्त कप्तान के जहाज़ ने उसका रुख सही सिमत पे फिरवा लिया। सरज़मीन अरब का दिखाई देना। 6 दिन और 6 रात इसी तरह पानी में चले गए। तब अप्रैल रोज़ जुम्मे को अलग सुबह बाद नमाज फजर ज़मीन मुक़द्दस से अरब दिखाई दी। हमको उसे देखकर बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल में ख्याल गुजरा कि सुभान अल्लाह, इसी वादी में अल्लाह ताला ने ऐसा नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर पैदा किया। मैं इसी ख्याल में था। हमारे मोहसिन और शफीक मेजर डाडा साहब ने मुझसे आन के कहा, पैगंबर की ज़मीन देखी? मैंने कहा हाँ देखी। अदन की कौमें, यहाँ मुतअद्दिद कौमें मौजूद हैं, मगर अरब और मिस्री अक्सर हैं, और सबसे ज़्यादा जो कौम है वो सोमाली कौम है। हकीकत में यूरोप की कौम ने इल्म जहाज़ रानी को निहायत दर्जे की तरक्की पर पहुँचा दिया है। ऐसे ऐसे उम्दा आलात जहाज़ रानी के हैं जिनकी खूबी का बयान नहीं हो सकता। जिस जाविये पर चाहते हैं समंदर की सतह पे जहाज़ चलाते हैं। बहरे कुलज़म में जहाज़ का चलना। सुबह से फिर हमने दरियाए नापैद किनार देखना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद फिर पहाड़ और ज़मीन दिखाई देनी शुरू हुई और जू जू चलते गए एक तरफ अरब का किनारा और दूसरी तरफ अफ्रीका का किनारा बराबर दिखाई देना शुरू हुआ। दोनों किनारों के पहाड़ निहायत खुशनुमा मालूम होते थे और अजीब कैफियत दिखाई देती थी। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि दोनों तरफ के पहाड़ों पे कोई दरख्त और ज़रा सा भी सब्ज़ा और मुतलक आबादी ना थी। वीरान जंगल और बेआब बेबर्क और शजर पहाड़। तमाम उलूम व फ़नून अपनी ज़बान में होने का बशिद्दत एहसास। अगर आज अंग्रेज़ी ज़बान में तमाम उलूम व फ़नून ना होते बल्कि लैटिन में या फ़ारसी या अरबी में होते
तो आज तक तमाम अंग्रेज़ ऐसे ही जाहिल और बेइल्म और लाखों नाख्वानदा होते जैसा कि बदनसीबी से हम लोग हिंदुस्तान में जाहिल हैं। और आइंदा को भी जब तक के तमाम उलूम और फ़नून हमारी ज़बान में ना होंगे जाहिल और नालायक रहेंगे और कभी आम तरबियत ना जबल सीना। इसी दिन हमको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पहाड़ यानी जबल सीना दूर से दिखाई दिया और दूरबीन के ज़रिए से किसी कदर कैफियत इसकी मालूम हुई। सुना है इसकी चोटी पे किसी रोमन कैथोलिक पादरी का एक बहुत कदीम गिरजा पहुँचना। 23 अप्रैल 1869 बरोज़ जुम्मा को हम सुबह के स्विस कायरा से 76 मील जानिब शर्क एक पुररौनक मिस्री बंदरगाह है इस्माइल में पहुँचे। जहाज़ ने लंगर किया और हम सब जहाज़ पर से उतरे। वहाँ शहर की सैर करने और स्विस की नहर, ये मशहूर तारीख़ी नहर सर सैयद के वहाँ जाने से सिर्फ 8 दिन पहले 15 अप्रैल 1869 को मुकम्मल हुई थी और नहर का हज़ारों लाखों मन मलबा अभी इसी तरह से पड़ा था। मगर अभी नहर का इफ्तिताह नहीं हुआ था जो 17 नवंबर 1869 को हुआ। नहर 87 मील लंबी और 140 फुट चौड़ी है और इसकी तैयारी पर 30 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। आजकल ये मिस्र की मलकियत है। बहुत से अंग्रेज इन्हीं गधों पर सवार होकर गए। गधे वालों ने जहां देखा कि गधा किराए को चाहते हैं और 10-10, 12-12 आदमी अपने अपने गधे लेकर दौड़े और हर शख्स एक के गधे को धक्का देकर हटाता है, अपने सामने करता और चिल्लाता है कि डोंकी सर, डोंकी सर, डोंकी सर, यानी साहब गधा, साहब गधा। और कभी ये कह के चिल्लाता है वेरी गुड डोंकी सर, वेरी गुड डोंकी, यानी साहिब बहुत अच्छा गधा है, साहिब बहुत अच्छा गधा। जब तक वो किसी न किसी गधे पे सवार ना हो ले उस वक्त तक वो इसी आफत में पड़ा रहता है। शहर स्विस के बाज़ारों की सैर, थोड़ी देर तक हम समंदर के किनारे और होटल की सैर की और फिर शहर की सैर को गए। एक बहुत छोटा सा तंग बाज़ार देखा। हर किस्म के लोग, मिस्री और तुर्की और जर्मनी और यूनानी दुकानदार वहाँ थे और बहुत से आदमी अरबी बोलते थे। रात को हम सब रेल में सवार हुए। हमको नहीं मालूम कि रात को क्या क्या गुजरा, मगर रात को जो मेरी आँख खुली तो मैंने रेल को एक बड़े स्टेशन पे खड़ा देखा। स्टेशन भी अच्छा था, रोशनी लालटेनों की अच्छी थी। सुबह को एक निहायत उम्दा और नफीस आबाद शहर दिखाई दिया। मकानात इसके अंग्रेज़ी शहरों के मकानात के कतई पर थे, मगर हर तरफ लंबे लंबे मीनार मस्जिदों के, जिसको माजना कहते हैं, दिखाई देते थे। मिस्र की मस्जिदों में 2 मीनार बनाने का दस्तूर नहीं, बल्कि मस्जिद के सहन में या किसी तरफ में एक बुलंद मीनार अजान देने को बनाते हैं, जैसा कि दिल्ली में दरगाह कुतुब साहब के पास मस्जिद क़ुबूल इस्लाम का एक मीनार बना हुआ है जिसको कुतुब साहब की लाट कहते हैं। होटल में खा पी कर रेल पर सवार हुए। थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि दरियाए नील की ज़ियारत हुई। इस पर आहानी पुल बना हुआ था, रेल उस पर से गुजरी। अगरचे मालूम होता था कि वो पुल निहायत मुस्तहकम तौर पे बनाया हुआ है। कुछ खूबसूरत ना था, बल्कि कहना चाहिए कि निहायत बदसूरत था। हमारे मुल्क के आहानी पुल देखने में भी निहायत खूबसूरत है। और उसके बाद हम इस्कंदरिया में जा पहुँचे। हमारे लिए जहाज़ तैयार था, इसलिए हमको शहर के स्टेशन पर नहीं उतरा बल्कि जहाज़ों के लंगरगाह तक लिए चले गए और बंदरगाह के स्टेशन पे उतारा। हम उतरते ही सीधे जहाज़ पे चले गए और पूना नामी जहाज़ के कमरे में जो हमारे लिए मौजूद था जा बैठे। मिस्र की ज़मीन की खूबी और उसकी कसरत पैदावार का अंदाज़ा नहीं हो सकता। हर जगह ज़मीन की ऐसी सूरत है कि गोया निहायत उम्दा खाद मिली हो। इस टुकड़े मुल्क में जिस कदर नहरों की कसरत देखी बयान नहीं हो सकती। चप्पे चप्पे पर नहर जारी है। सर सैयद लिखते हैं तमाम रेलवे आलात गैर मुल्की हैं। मिस्र की रेल के कारखाने में जो चीज़ के काबिल गौर थी वो ये कि तमाम गाड़ियाँ और पंप और पानी देने के सतून और रेल की सड़क और हर किस्म की क्लीन जो कुछ के रेल के कारखानों में दरकार होता था, यहाँ तक कि लोहे की एक कील भी, वो सब इंग्लिस्तान या फ्रांस का बनाया हुआ था। इनमें से कोई चीज़ भी मिस्र या तुर्किस्तान की बनी हुई नहीं। मिस्रियों और हिंदुस्तानियों में फ़र्क, अलबत्ता बनिस्बत हिंदुस्तान के मिस्र वालों की इस कदर तारीफ़ करनी चाहिए कि वो ख़ुद इन चीज़ों से काम करने
और काम लेने के लायक हैं। हिंदुस्तानी बदबख्त इस लायक भी नहीं हुआ। तमाम उलूम व फ़नून की तालीम अपनी मुल्की ज़बान में होनी चाहिए, और जब तक के तमाम उलूम व फ़नून उन्हीं की ज़बान में ना होंगे उस वक्त तक हरगिज़ लायक ना होंगे। मिस्र वालों की जो इस कदर लियाकत आई है, सिर्फ इसका सबब यही है कि इन चीज़ों से काम लेने के फ़नून उन्हीं की ज़बान में है। मिस्रियों में सफाई का फक़दान। दूसरी बात काबिल अफसोस के ये थी कि तमाम कारखाने बनिस्बत अंग्रेज़ी कारखाने के नहायत मैले कुचीले थे। रेल की सड़क और स्टेशनों में सफाई ना थी। लालटेनें ऐसी मैली थी कि शायद महीनों में साफ़ होती होंगी। यूरोपियन लोगों की सफाई की तारीफ। बिलाशुबा सफाई और हर काम में खूबसूरती यूरोप के लोगों की तबीयत में माँ के पेट से पैदा होती है। इस्कंदरिया से मार्सेल्स को रवानगी। 24 अप्रैल 1869 को दोपहर के करीब इस्कंदरिया से हम रवाना हुए। अब इस्कंदरिया से यूरोप शुरू हो गया और सर्दी होने लगी, इसलिए इस जहाज़ के गुसल खाने में पानी गर्म करने की नहायत उम्दा तदबीर है। जहाज़ में डॉट साहब की नामुनासिब गुफ्तगू। डॉट साहब ने कहा कि हाँ, अब पैगंबर का मुल्क छूटा और काफिरों का मुल्क आया। अगरचे इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसमें हम कुछ बुरा मानते, और जो सख्त या नामुनासिब लफ्ज़ उन्होंने कहा वो अपनी या अपनी कौम की निस्बत कहा, मगर उनका ये तर्ज कलाम मुझको नहायत नापसंद आया और तबीयत को बहुत नागवार। नहर सुइस के इंजीनियर से मुलाकात। तमाम दुनिया जानती है कि यह साहब वो फ्रांसीसी इंजीनियर हैं जिन्होंने नहर सुइस बनाने की तजवीज़ की, और बावजूद तमाम यूरोप के बड़े बड़े इंजीनियर्स कहते थे कि इस नहर का बनना गैर मुमकिन है, मगर सिर्फ इसी आलिम और दाना इंजीनियर की तजवीज़ थी कि बेशक बनेगी और मैं बनाऊंगा। चुनांचे जैसे उसने कहा था वैसे कर दिखाया। 2 समंदरों को मिलाया और सुइस की नहर को बनाया। ऐसे शख्स की मुलाकात से जो दलेरी और जुर्रत में भी ऐसे ही कामिल है जैसा कि अपने फ़न में और हकीकत में यकता बेमिसलो नज़ीर है, मुझे नहायत खुशी हुई, बल्कि मैंने अपना फ़ख्र समझा। इटली और सिसिली के मकामात जो रास्ते में पड़े। इस सफ़र में जो इस्कंदरिया से मार्सेल्स तक हुआ, नहायत दिलचस्प चीज़ देखने में आई। 3 दिन तक तो हमने बजस पानी के और कुछ नहीं देखा। उसके बाद हमको सरजमीन इटली और सिसिली, जिनको अरबी में इतालिया और सकालिया कहते हैं, दिखाई दी। फिर जो आगे बढ़ते गए नए नए और अजीब अजीब शहर हमने देखे। हमारे दाएं हाथ को इटली का किनारा था और बाएं हाथ को सिसिली का, जजीरा कॉर्सिका जहां शहंशाह नेपोलियन आज़म पैदा हुआ था। इटली और सिसिली के बाद खुशनुमा शहर। इन शहरों की खूबी और ख़ूबसूरती जो हमको इटली के किनारे पे मिली बयान नहीं हो सकती। अंग्रेज़ क़ता पर जो शहर आबाद हैं वो फ़ी नफ्से बहुत खूबसूरत हैं, मगर इन शहरों का समंदर के किनारे पर पहाड़ों की चोटी पर होना ऐसा लुत्फ़ देता है कि बयान में नहीं आ सकता। एक ज़माना था कि सिसिली में मुद्दत तक मुसलमानों की अमलदारी रही थी, मगर इस वक्त किनारे पर से हमको कोई मकान मुसलमानों की अमलदारी का दिखाई नहीं दिया, मगर कोई ना कोई निशान ज़रूर वहाँ होगा। फ्रांसीसी शहर टोलून में पहुँचना और फ़ौजी मशक़ का दिलचस्प समंदर। लोगों ने हमसे बयान किया था कि मेडिटेरेनियन यानी बहरे रोम में मौज बहुत ज़्यादा है और जहाज़ को बहुत हरकत होती है और अक्सर तूफ़ान भी मिलता है। समंदर में हमने वेल मछलियाँ मुतअद्दिद दफ़ा देखी। वो नहायत खुशी से पानी के ऊपर निकलती हैं और फिर गौता मार जाती हैं, और फिर उन्हें मार्सेल की बंदरगाह के मुतालिक बताया है कि वो बंदरगाह पर सामान की तलाशी का तरीका। मार्सेल फ्रांसीसियों की अमलदारी में है। थोड़ी देर पहले जहाज़ के पहुँचने से तमाम संदूक और बॉक्स जिस कदर थे वो जहाज़ के तहखानों में से निकाल के जहाज़ की छत पर रख दिए गए, और हर एक के नाम का या किसी हर्फ का टिकट हर एक शख्स के संदूकों पर लगाया दिया था। जब जहाज़ किनारे पे पहुंचा उसी वक्त फ्रांसीसी अफसर परमिट के महसूल लेने वाले आए और सब संदूक उनके सुपुर्द हो गए। वहाँ इन संदूकों को खोल कर तलाशी लेते थे। कोई महसूल माल तो नहीं है, मगर तलाशी नहायत नरमी और आसानी से लेते थे। और फिर हम बंदरगाह से मार्सेल्स के होटल तक चले। ये पहला यूरोप का शहर है जिसको हमने देखा। दिवाली में जो रोशनी हिंदुस्तान में होती थी इसकी कुछ भी हकीकत ना थी जो रोशनी यहाँ पे थी। सड़क पर
निहायत नफीस लालटेनें गैस की रोशनी से रोशन। फ्रांस की सल्तनत के शहरों में मार्सेल्स कुछ बड़ा शहर नहीं था। थोड़े दिनों से इसकी तरक्की और आबादी शुरू हुई थी। म्यूजियम यानी अजायब घर निहायत उम्दा और ख़ूबसूरत मकान तामीर हुआ है और किसी कदर इस वक्त भी बन रहा था। ज़ूलॉजिकल गार्डन, चिड़ियाघर निहायत खूबसूरत हैं और हर किस्म के अजीब अजीब जानवर वहाँ पे मौजूद हैं। मार्सेल से रवानगी और होटल का हुस्न इंतज़ाम। यकम मई 1869 को हम मार्सेल से रवाना। मार्सेल्स में तो जो कुछ तमाशा था वो सब इंसान की कारागरी थी, मगर यहाँ कुदरत की खूबी और ख़ूबसूरती और इंसान की कारागरी और अक्लमंदी ने मिलकर अजब ही कैफियत दिखाई थी। इस मुल्क की खूबी और सरसब्जी और शादाबी, छोटे छोटे टीलों की बुलंदी और पस्ती और घटेदार दरख्तों की सरसब्जी और ख़ूबसूरती दिल को लुभाई लेती थी। पेरिस में दाखिला। 2 मई 1869 को हम पेरिस में दाखिल हुए। पेरिस में इतवार को सब दुकानें और सैर तमाशा सब खुले रहते हैं। दुकानात और मकानात और बाज़ारों को देखकर हैरान हो जाते हैं और थकन का ख्याल नहीं रहता। मार्सेल का शाही महल, इसकी दिलकशी और रंगाई और इसके अजायबात। एक ज़माने में यहाँ से मैदान था और कुछ न था, अगर अब ये खूबसूरत महल, पौधों की चमनबंदी, इन तमाम चीज़ों को देख कर हमारी अकल हैरान हो गई। हम अंदर महल में दाखिल हुए। इसकी खूबी और ख़ूबसूरती भी और कमरों की तकसीम और वसअत नहायत उम्दा और अजीब थी, मगर सबसे ज़्यादा जो काम मुसव्वरी का था, जिसका बयान आगे करूँगा, उसको देखकर हमारा तो तस्वीर का आलम हो गया। आंखें मल मल के देखते थे कि हकीकत में ये तस्वीर है या सचमुच सब लोग जिंदा मौजूद हैं। इन तमाम महल में मुसव्वरों का काम बेनज़ीर। यह तस्वीर खाना नहीं है, बल्कि कौमी हिम्मत और कौमी जुर्रत और कौमी शुजात बढ़ाने का आला है। कोई शुबा नहीं है कि तमाम कौम फ्रेंच की जब इन तस्वीरों को देखती होगी और अपने बुज़ुर्गों की बहादुरी और शुजात और मैदान जंग में मरना और अपने तन बदन को ज़ख्मों से चूर करना, उनकी हिम्मत और शुजात दुगनी हो जाती होगी और खून बढ़ जाता होगा। एक नहायत काबिल एतराज़ तस्वीर अब्दुल कादिर की औरतों को गिरफ्तार करने की तस्वीर बनाई है। इसकी औरतें ऊँट पर कजावे में थीं। फ्रेंच सिपाहियों ने ऊँट को बिठाकर कजावे गिरा दिया था और औरतें इसमें से निकल पड़ी हैं और उसके बदन पे से कपड़ा हट गया है और फ्रेंच सिपाही संगीन उठाए हुए और उनकी नोकें औरतों की तरफ किए हुए गोया मारेंगे। क्या फ्रेंच को यह ज़ेबा देता है कि औरतों की गिरफ्तारी की तस्वीर अपने महल में लगाते? अब्दुल कादिर नहायत सच्चा बहादुर सिपाही है, जबकि वो अलजायर का बादशाह था और जो इज़्ज़त के उस वक्त लोगों की आग में उसकी थी, अब भी इसमें कुछ कमी नहीं है। नहायत बहादुरी और सच्चाई से बग़ैर दगा और फरेब के 20 बरस तक तनो तनहा लड़ता रहा। अंजाम को शिकस्त हुई, जिससे कुछ भी उसकी सिपाहगरी या मशहूर इज़्ज़त में फ़र्क नहीं है। काबिल तारीफ़ तस्वीर, मगर इसी के पास एक दूसरी तस्वीर है जिससे फ्रेंच की और ख़ुसूसन हाल के शहंशाह नेपोलियन की नहायत फैयाज़ी और दानाई और हिम्मत और तमाम खूबियाँ साबित होती हैं। यानी जबकि शहंशाह हाल तख्त पे बैठा तो इमाम अब्दुल कादिर को कैद से छोड़ दिया, खुद शहंशाह कैद से उसको छोड़ रहा है। शहंशाह नेपोलियन के पूरे कद की तस्वीर है। इसके पास इमाम अब्दुल कादिर खड़ा है और इसके सामने इमाम अब्दुल कादिर की माँ बाहर फिरने की पूरी ड्रेस पहने हुए खड़ी हैं। शहंशाह नेपोलियन इमाम अब्दुल कादिर की माँ से शेक हैंड मुसाफा कर रहा है और अब्दुल कादिर की आज़ादी का हुक्म देता है। दर हकीकत इस तस्वीर में शहंशाह नेपोलियन पर शहंशाही बरस रही है और तमाम कौम फ्रेंच का फ़ख्र और इज़्ज़त की आरास्तगी उससे मालूम होती है। शाही महल से वापसी, गर्ज ये सब सैर बखूबी की। शाम के करीब वहाँ से चले और रेल में सवार होकर स्टेशन पेरिस में पहुँचे। इसके बाद पेरिस की मज़ीद सैर और बाज़ारों की खूबसूरती और सफाई के बाद पेरिस की पुलिस की तारीफ़ की है कि पुलिस का इंतज़ाम नहायत उम्दा मालूम होता है। हर मुकाम पे 200 कदम के फासले पर कांस्टेबल नहायत साफ, खूबसूरत, शानदार
वर्दी पहने हुए खड़े हुए हैं, किसी से कुछ नहीं कहता, हर एक से इखलाक से बात करता है, हर नावाकिफ उन्हीं से रास्ता पूछता है। कैथेड्रल ऑफ नोटर डोम एक बहुत बड़ा मशहूर मारूफ गिरजा है। हमने सवारी में उसको बाहर से देखा, बिलाशुबा निहायत उम्दा और खूबसूरत है और अंदर से और भी उम्दा। हमने सुना है कि पेरिस के लोग पेरिस नहीं कहते बल्कि पैराडाइज कहते हैं, यानी बहिश्त, और कुछ शक नहीं कि पेरिस दुनिया में बहिश्त। पेरिस से रवानगी 4 मई 1869 को हम पेरिस से रवाना हुए। हम रेल पर से उतरकर स्टीमर में गए। इंग्लिश चैनल बहुत बड़ा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 2.5-3 घंटे का रास्ता है, मगर इसके पानी को एक अजीब किस्म की हरकत है कि जहाँ स्टीमर चला और पानी ने इसको हिलाया और आदमी को कै आई। पानी मुंह में भर भर आया मगर कै ना हुई। लंदन पहुंचना, खुदा खुदा करके वो रास्ता तय हुआ, किनारा आया। हम उतरे और रेल सवार हुए। 7 बजे के करीब हम चेरिंग क्रॉस स्टेशन वाक़ लंदन में उतरे। आहनी पुल क्लिफ्टन का, इस पुल को देखकर खुदा की कुदरत और इल्म व फ़न की क़ुव्वत का दिल पर निहायत असर होता है और इसी के साथ इस कौम की इज़्ज़त और क़द्र व मंज़िलत और अज़मत और शौकत दिल में बैठती है, जिसने ऐसे ऐसे उम्दा और अजीब व गरीब काम दुनिया में किए हैं। और जब ये ख्याल होता है ये काम जिसका अंजाम देना शायद एक बादशाह की क़ुव्वत से भी खारिज था, सिर्फ रियाया की हिम्मत और सखावत और इल्म हुनर से अंजाम पाया, तो इस कौम की और भी ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत दिल में नक्श पज़ीर होती है। और जब ये ख्याल आता है कि ये पुल ना किसी बादशाह का किला है, ना किसी अमीर का महल, ना किसी बाप दादा का मकबरा, ना किसी राजा बाबू की छतरी, बल्कि सिर्फ रफ़ा आम के लिए बनाया गया है, तो कुछ असर देखने वाले का दिल पे जो होता है, खुसूसन उस बदबख्त हिंदुस्तानी पर जो अपने मुल्क की बहबूदी का जोश रखता हो और उसी के औज अपने हम वतनों की सख्ती सहता हो और अपने हम वतनों को खुद गर्जी और नफ्स परवरी और हसद और तासुब के दरिया में डूबा हुआ यकीन करता हो। हमको यकीन है कि अगर हम अपने मुल्क के किसी बड़े क़िबला काबा जनाब मौलवी साहब से इसका सबब पूछेंगे तो एक लफ्ज़ मुँह से नहीं निकलेगा, मगर उम्मीद है कि शायद इस बात को सुनकर हमारे ज़माने के उलमा और फ़लसफ़ी और मंतक़ी ज़रूर शर्म करेंगे कि ये तमाम कारखाने एक औरत के सुपुर्द हैं और जिस कदर आलात के अब इसमें मौजूद हैं और जो जो अमल इससे हो सकता है वो औरत करके दिखाती है। औरत ने सब काम करके दिखाए। मुझको तो अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर इस औरत के सामने शर्म आई, मगर अफसोस कि हमारे हम वतनों को शर्म भी नहीं आती और जब सच्ची बात उनको लिखी जाती है तो उल्टा बुरा कहने और इल्ज़ाम देने के मौजूद हैं और मुहिब आवाज़ें सुनाते हैं। ज़मीमा नंबर 1, इब्तदाई 6 माह के हालात सफ़र, ख़त बनामे सेक्रेटरी साइंटिफिक सोसाइटी। इस सोसाइटी की तरफ से एक अखबार भी सर सैयद ने निकाला। जब सर सैयद इंग्लिस्तान जाने लगे तो अपने बजाय राजा जे किशनदास को इसका ऑनरी सेक्रेटरी बना गए। सर सैयद अपने हालात सफ़र लिखकर इसी अखबार को भेजा करते थे। इस सिलसिले में उन्होंने 15 अक्टूबर 1869 को एक तवील तहरीर अपने 6 माह के हालात सफ़र के मुतालिक इसी अखबार में छपने के लिए भेजी। इन सब बातों का जो नतीजा हासिल हुआ वो ये कि हम जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को एक नहायत बद अखलाक़ी का मुलजिम ठहरा कर, अगरचे अब भी इस इल्ज़ाम से उनको बरी नहीं करता, ये कहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को बिल्कुल जानवर समझते हैं और नहायत हक़ीर जानते हैं। ये हमारी गलती थी, वो हमको समझते ही नहीं थे, बल्कि दर हकीकत हम ऐसे ही। सैयद के ख्याल में तहजीब और शाइस्तगी के लिहाज से अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों का मुकाबला, मैं भला मुकाबला नहायत सच्चे दिल से कहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तानियों के आला से लेके अदना तक, अमीर से लेके गरीब तक, सौदागर से लेके अहले हरफा तक, आलिम फाजिल से लेकर जाहिल तक, अंग्रेज़ों की तालीम और तरबियत और शाइस्तगी के मुकाबले में दर हकीकत ऐसी ही निस्बत है जैसे नहायत लायक और ख़ूबसूरत आदमी के सामने नहायत मैले कुचीले और वहशी जानवर को। बस तुम किसी जानवर को काबिल ताज़ीम या लायक अदब के समझते हो, कुछ इसके साथ इखलाक और बद अखलाक़ी का ख्याल करते हो, हरगिज़ नहीं करते। बस हमारा कुछ हक़ नहीं, अगरचे वजह है कि अंग्रेज़ हम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में क्यों ना वहशी जानवर की तरह समझे, हिंदुस्तानी यूरोपियन तहजीब का ख्याल भी नहीं कर सकते। अगरचे मेरे हम वतन मेरी इस तहरीर को बहुत सख्त समझेंगे और वो ताज्जुब करेंगे कि किस चीज़ की हम में कमी है और किस चीज़ की अंग्रेज़ों में फ़ौक़ियत है,
जो मैंने ऐसा लिखा है, मगर उनका ताज्जुब करना कुछ ताज्जुब की बात नहीं है। वो यहाँ की किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है और जो कुछ यहाँ है वो हकीकत में वहम व ख़याल से बाहर है। जो कुछ मैंने यहाँ देखा और देखता हूँ, इम्कान था कि वो हिंदुस्तान में वहम व गुमा में भी आ सकता। जो कोई मेरा हमवतन मेरी इस तहरीर को सच्ची और वाकई हकीकत ना समझे, आप यकीन कीजिए इसकी मिसाल मेंढक और मछली की है। एक जिंदा मछली इत्तफाकन एक मछली वाले के पास एक कुएं में गिर पड़ी। इस कुएं में मेंढक रहता था। उन्होंने एक नया मुसाफिर गोरे गोरे रंग चांदी किसी चमक का देखकर इसकी खातिर की और पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। उसने कहा, मैं गंगा जी की रहने वाली हूँ। मेंढकों ने पूछा कि तुम्हारा मुल्क भी ऐसा है जैसे हमारा ये आबी मुल्क है। उसने कहा, हाँ ऐसा ही है, मगर निहायत रोशन है, निहायत उम्दा है। लतीफ़ हवा इस पे चलती है। बड़ी बड़ी मौजों की ऐसी लहरें आती हैं कि हम इनमें झूले की तरह झूलते हैं और खुशियाँ करते हैं। और निहायत वसी और चौड़ा मुल्क है जिसमें हम तैरते फिरते हैं। यह सुनकर एक मेंढक कुएं की दीवार से हाथ उठा अलग खड़ा हो गया और कहा, इतना वसी जितना कि मैं और कुएं की दीवार। उसने कहा, इससे भी ज़्यादा। वो मेंढक हाथ भर और हट गया और पूछा। इसने कहा, और भी ज़्यादा। और वो हटता गया और पूछता गया और मछली यही जवाब देती गई कि और भी ज़्यादा। यहाँ तक कि मेंढक कुएं की दूसरी दीवार से जा लगा और पूछा कि इतना बड़ा। जब मछली ने कहा इससे भी ज़्यादा, तो मेंढक ने कहा कि झूठ, इससे ज़्यादा क्या होगा। इतने में एक शख्स ने डोल डाला और पानी हिला। मेंढक ने पूछा कि ऐसी ही लहरें आती हैं। वो मछली हंसी और कहा, इस चीज़ को जिसको तुमने कभी नहीं देखा और ना तुमको इसका ख्याल में लाना मुमकिन है, और वो चीज़ बगैर देखे बताने से भी ख्याल में नहीं आ सकती, तो फिर इसको क्यों पूछते हो। सारी खूबियाँ यूरोप में जमा हो गई हैं। तमाम खूबियाँ दीनी और दुनियावी जो इंसानों में होनी चाहिए वो खुदा ताला ने यूरोप को और बिलखुसूस इंग्लैंड को महरूम फिन्नत फरमाई है। दीनी खूबियों से मेरा मतलब यह है कि जिस दीन को वो लोग हक समझते हैं, ऐसी खूबसूरती और ऐसी उम्दगी से इसकी तमाम मुताल्लक़ात को पूरा करते हैं और अंजाम देते हैं कि किसी मुल्क में और कोई मज़हब वाले इस खूबी और खुश उसलूबी से अंजाम नहीं देता।